जब तक एक एडवोकेट किसी घटना का चश्मदीद गवाह नहीं बनेंगे तब तक वह सही तरह से क्रॉस को नहीं कर पाएंगे। और उसके ऊपर यदि कोई माशाल्लाह जज मिल जाए जो हराने वाले बैठे हो, मन में कुछ धारण करके बैठे हो, तो फिर तो उस आरोपी का भगवान ही मालिक है। यह सुनने में कुछ अजीब लग सकता है कि कोई डिफेंस काउंसिल कैसे हर घटना को देखने वहां घटना स्थल पर पहुंच सकते हैं। हम बताते हैं, डिफेंस काउंसिल हर एक घटना को अपने तस्वुर में देख सकते हैं। इसके लिए उनको बैठकर उस घटना स्थल पर जाना होगा, हर एक बात को बारीकी से देखना होगा और जांचना होगा कि उस घटना स्थल पर क्या होना चाहिए था जो कि नहीं है और क्या नहीं होना चाहिए था जो कि है। बस यही इसी पॉइंट से आगे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बेहतरीन सवाल उठने पैदा हो जाते हैं। यही सवाल जो घटना स्थल को तस्वुर में देख लेने से पैदा होते हैं, बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन का आधार बनते हैं। कोई भी एडवोकेट यदि बैठकर शांत चित्त से केस को नहीं देख सकेंगे तो वह सवाल की वैरायटी दे नहीं पाएंगे। तो आप लोग भी, चाहे आप आरोपी हो, फॉल्स एलिगेशन वॉरियर हो या यंग एडवोकेट कलीग्स हो, शांत चित्त होकर बैठे करें और अपने भीतर झांका करें। यह पाएंगे एक बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन आपके भीतर से पैदा होगा। हमारे पास एक सेक्शन 147, 148, 149 आईपीसी के साथ साथ सेक्शन 325 और 307 आईपीसी लगा होने वाला केस था। आरोप था कि 7 आरोपियों ने पीड़ित पक्ष को गंभीर चोटें मारी हैं और एक पर जानलेवा हमला किया है। जिस व्यक्ति पर जानलेवा हमले का आरोप था उसकी पत्नी ने एफआईआर लिखवाई थी और उस पत्नी की सबसे पहले गवाही भी हुई थी। क्रॉस के दौरान हमने यह दिखा दिया था कि घटना उस मौका पर यानी घटना स्थल पर नहीं हो सकती थी या हुई थी। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान घटना स्थल से चोटिल करने वाले ईंट पत्थर, खाली कारतूस, खून आलूदा मिट्टी कुछ भी वहां नहीं मिला था। इस पत्नी के क्रॉस में जो दूसरी बात हमने कोर्ट में दिखाई थी वह थी कि कथित घटना के दौरान कथित भयंकर मारपीट के आरोप के बावजूद भी पीड़ित पक्ष के किसी भी सदस्य ने पुलिस को, थाने को, 100 नंबर को, किसी को भी सूचित नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? इसका कोई जवाब उस गवाह के पास नहीं था। इतनी बड़ी घटना हो गई थी लेकिन कोई भी पड़ोसी गवाही देने नहीं आया था। आपके गवाह कहते हैं गोली चली थी लेकिन पड़ोसियों को सुनाई नहीं दी। ऐसा कैसे हुआ होगा? क्या उस दिन पड़ोसी बहरे हो गए थे या झगड़े से पहले उनके घरों को साउंड प्रूफ करवा दिया गया था? हमने सवाल पूछे और वह गवाह इन सवालों के जवाब में गूंगी हो गई थी। अब एक दूसरा पहलू आपको दिखाते हैं आज की वीडियो के लिए। रिकॉर्ड के मुताबिक दिन के 11 बजे की घटना है और मेडिकल अगले दिन का है, वह भी शहर के बड़े और नामी प्राइवेट हॉस्पिटल का। साफ दिख रहा था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। हमने इस गवाह को इस बाबत निचोड़ना शुरू कर दिया। एफआईआर में लिखा था कि मेरे परिजन मेरे पति को नगर निगम के अस्पताल में ले गए थे और भर्ती करवा दिया था। अस्पताल वालों ने कुछ इलाज करके उन्हें जिला के सदर अस्पताल में रेफर कर दिया और हमने पूरी फाइल को कई बार छान मारा था, पर नगर निगम के अस्पताल की कोई पर्ची या रेफरेंस हमें उस रिकॉर्ड पर नहीं मिली थी। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। तो आज हम उसी पॉइंट के ऊपर क्रॉस करने वाले थे और हमने उस पत्नी गवाह से सवाल शुरू किया। हमने सवाल पूछा, आपने बताया था कि आपके पति को नगर निगम के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनकी एडमिशन स्लिप में आपके पति को क्या क्या चोटें लगी दिखाई गई थी? जैसा कि आमतौर से होता है, फाइल ढूंढी गई पर वहाँ कुछ होता तो मिलता, कुछ भी नहीं मिला। उस गवाह ने उत्तर दिया, यहाँ तो एडमिट कार्ड नहीं लगा हुआ दिखाई देता। हमने सवाल पूछा, यह आपके प्राइवेट शिव नर्सिंग होम का एडमिट कार्ड है, लेकिन देखिए इसमें भी कहीं नहीं लिखा है कि आपके पति को नगर निगम के अस्पताल ने रेफर किया था। गवाह ने जवाब दिया, ये तो उन लोगों के कागजात हैं, मैं क्या कह सकती हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है। हमने मन ही मन में कहा कि आपको जो कहना था आप लोग कह चुके हैं, अब तो हम कहेंगे, देखिए और हम क्या कहते हैं। हमने उनसे सवाल पूछा, मेरा कहना है कि आपके पति को घटना स्थल पर कोई चोट नहीं लगी थी, इसीलिए नगर निगम के अस्पताल में उनको एडमिट नहीं किया गया था।
उसने जवाब दिया, ये तो आप पुलिस वालों से पूछे, हमसे क्यों पूछते हो? हमने कहा कि हम पूछेंगे तो सबसे पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे और उनसे भी पूछेंगे। और हमने इस गवाह को अगला सजेशन दे दिया। मेरा कहना है कि आपके पति को कोई भी चोट आरोपियों द्वारा नहीं मारी गई है, इसीलिए उनको नगर निगम के अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया था। चोट नहीं तो भर्ती नहीं। उसने जवाब दिया, उनको अस्पताल में भर्ती भी किया गया था और रेफर भी किया गया था। हमने अगला सजेशन दिया, मेरा कहना है कि आप नगर निगम के अस्पताल में इलाज करवाने की बात झूठ बोल रही हैं, इसीलिए नगर निगम के अस्पताल का कोई भी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। उसने कहा, नहीं, हम तो उनको वहीं ले गए थे। हमने फिर और सजेशन दिया। हमने कहा, मेरा कहना है कि आपके पति को आरोपियों ने नहीं, आपके उन परिजनों ने ये चोटें पहुंचाई हैं जो उनको हॉस्पिटल ले गए थे, और इसीलिए आपने पूरे रिकॉर्ड पर कहीं भी उन परिजनों का नाम नहीं बताया है। शायद पीपी साहब ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन यह पत्नी तेज थी, इसने झट से पलटी खाई। उसने कहा, शकील, इकराम, छोटू, नादिर, शरीफ और इकबाल थे, लेकिन हमें भी अपने 40 साल की प्रैक्टिस पर बहुत भरोसा है। ऐसे गवाह रोज हमारे सामने आते हैं। हमने कहा, मेरा कहना है कि पूरी तफ्तीश के दौरान आपने पुलिस आईओ को इन लोगों के नाम कभी नहीं बताए हैं। उसने जवाब दिया, तब रह गए होंगे, लेकिन हम कहाँ रहने वाले थे। हमने अगला सजेशन दिया, मेरा कहना है कि आपके ना बताने से पुलिस आईओ कभी उन लोगों के बयान नहीं ले पाई कि वे लोग कैसे कैसे आपके पति को हॉस्पिटल में ले गए थे। उसने जवाब दिया, बस हो गई गलती, पर हमसे पूछ लो, क्या पूछना है हम बताएंगे। हमने फिर कहा, सजेशन दिया अगला, मेरा कहना है कि आपके पति को आरोपियों ने नहीं बल्कि इन परिजनों ने चोटें मारी थी, क्योंकि आपके पति को इन परिजनों के साथ आपकी नजदीकी का पता चल गया था। और वह गवाह भड़क उठी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी बात अचानक कोर्ट में हो जाएगी। उसने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, लेकिन हम कहाँ रुकने वाले थे, ऐसा तो आमतौर से होता रहता है। हमने अगला सजेशन दिया, मेरा यह भी कहना है कि अपने इन परिजनों को कानून के एक्शन से बचाने के लिए आपने इन आरोपियों का नाम झूठा ले दिया है। चोटें आपके परिजनों ने मारी थी और आपने नाम आरोपियों का लगा दिया है। उसने जवाब दिया, चोट तो उन्होंने ही मारी थी, आरोपियों ने। हमने उस पत्नी रूपी गवाह से और सवाल पूछे तथा उसका क्रॉस कंप्लीट कर दिया। पत्नी की गवाही, घटना स्थल, चोट की डिटेल्स, कंप्लीट चेन ऑफ एविडेंस आदि पर वह गवाह पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन अगली गवाही पर उसका चोटिल पति विटनेस बॉक्स में आया। यह वही पति था जो सेक्शन 307 आईपीसी में घायल हुआ था। उसकी गवाही थी। उसने अपने चीफ के दौरान बताया कि मुझे पहले पहल नगर निगम के अस्पताल में ले जाया गया था और वहां की एडमिशन पर्ची यह है, और सामने एक पर्ची कोर्ट के सामने रख दी और कहा कि जनाब इसको रिकॉर्ड पर ले लीजिए। वह बोला कि ये मेरी चोट की डिटेल्स है, यहाँ से आगे हमें दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था। आप लोगों को बता दें, सभी व्यूअर्स को, कि ट्रायल केवल सेक्शन 173 आईपीसी में फाइल की गई फाइनल रिपोर्ट की बाउंड्री में ही लड़ा जाता है। जो पुलिस ने उस अपनी चार्जशीट में दे दिया, वो फाइनल हो गया। उसके अलावा कोई भी कागज उस रिकॉर्ड पर बाहर से नहीं लिया जा सकता। यह पूरे क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का फंडामेंटल नियम है। उस फाइल से बाहर जो पुलिस ने फाइल दाखिल की है, प्रोसिक्यूशन उससे बाहर किसी भी तथ्य, एविडेंस, बयान, किसी भी अन्य चीज का सहारा नहीं ले सकता। केवल डिफेंस उस सेक्शन 173 आईपीसी में जो फाइनल रिपोर्ट है उससे बाहर जा सकता है, उससे बाहर का एविडेंस ला सकता है, लेकिन उस पर जिम्मेदारी होती है डिफेंस पर कि वे उस बाहरी वस्तु या दस्तावेज वगैरह को स्वतंत्र रूप से प्रूव करे, वरना तो सारा का सारा ट्रायल उस चार्जशीट के ऊपर ही लड़ा जाता है जो पुलिस ने फाइल की है। हमने उस कोर्ट के जज साहब को ये सारी बातें लिखित बहस के रूप में दे दी थी। साथ ही यह भी कहा था कि इस डॉक्यूमेंट को कभी पुलिस आईओ ने तस्दीक नहीं किया। किसी को नहीं पता कि इस डॉक्यूमेंट को किसने बनाया है, कब बनाया है, किन परिस्थितियों में बनाया है, यह कोई भी नहीं जानता है। फिर हमने पिछले गवाह के क्रॉस के दौरान जो पॉइंट्स जीते थे उनको खराब करने के लिए यह पर्ची को उठाकर लाया गया है, यह तर्क भी दिया। हमने कोर्ट से कहा, यदि हर बार ऐसा होगा तो जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन हम इस डेट पे करेंगे, अगली बार कोई दूसरा गवाह आएगा और उसकी काट निकालने के लिए हमें एक नया डॉक्यूमेंट थमा देगा। जनाब, यह तो बिल्कुल हमारे क्रॉस को अंडन करने वाली बात हो गई। लेकिन जज साहब तो पाकिस्तानी एम्पायर जैसे लगते थे। नियम कानून का कोई मतलब उनके लिए था नहीं, सो उन्होंने नगर
निगम के अस्पताल की उस पर्ची को रिकॉर्ड पर लगाए जाने को मंजूरी दे दी। हमने ऐसे बड़े बड़े नियम भंग होते कभी कभार ही देखे हैं। अब यह लड़ाई पार्टियों की हार जीत की नहीं रह गई थी, सच और झूठ की हार जीत की हो चुकी थी। हमने अपने मुवक्किल से कहा कि एकदम से इलाहाबाद में रिवीजन डाली जाए और दूसरा कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लेंट की जाए जिसमें पार्टी और एडवोकेट दोनों के एफिडेविट लगाए जाएं और कोर्ट में जो कुछ हुआ उसको जज का तस्वीर बनाकर लिख दिया जाए। उसके बाद हमने ऐसा करवाया भी। रजिस्ट्रार को कंप्लेंट लिखी गई, पूरा का पूरा जो जज साहब ने किया था वो जज का तस लिखा और जो लिखा गया था उसकी सपोर्ट में एफिडेविट लगवाए गए। और यह इसलिए करवाया गया कि न्याय की कुर्सी पर बैठकर अन्याय करना सबसे बुरा काम है। आज वह रिवीजन कोर्ट की जुडिशियल साइट पर पेंडिंग है। उन पाकिस्तानी अंपायर के मिजाज वाले जज साहब की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। कोर्ट में जो हुआ उसको लेकर हमारी पार्टी का बयान रिकॉर्ड किया जा चुका है और हम यहाँ उस चोटिल पति की जो नगर निगम के अस्पताल की वह पर्ची लेकर आया था उसकी गवाही का क्रॉस तैयार कर चुके हैं कि कब हमें बुलाया जाए और हम आगे के सवाल उससे पूछ सकें। यह बात आप सबके लिए है। कोई कोर्ट या जज आपको इसलिए बहस का या क्रॉस का मौका नहीं देते हैं कि वह आप पर कोई मेहरबानी कर रहे हैं, कोई एहसान कर रहे हैं, बल्कि यह मौका आपको इसलिए मिलता है कि इस देश का संविधान आपको यह मौका उपलब्ध करवाता है। ये लोग आपके और संविधान के बीच में बाधा बनकर खड़ा होना चाहते हैं। ये स्वयं तो भ्रष्ट होते ही हैं, आपके कानूनी हक को भी लूट लेने वाले लुटेरे भी बन जाते हैं। इन लोगों पर कानून के अनुसार कार्रवाई होनी ही चाहिए। जो जज की कुर्सी पर बैठकर भी निष्पक्ष न बन सका उसे उस कुर्सी पर बैठने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। आप सबको जब भी मौका मिले ऐसी न्याय की लड़ाई की मशाल हाथ में उठा लेनी चाहिए। आपको झूठे केसेस से बचाने के लिए हम बहुत अनुभवी एडवोकेट्स को एक मंच पर लेकर आए हैं। सारे भारत के हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर अदालत में हम उन लोगों की मदद करते हैं जो झूठे आरोपों में गलती से या अपने भोलेपन से फंस गए हैं। हम उन यंग एडवोकेट कलीग्स की भी मदद करते हैं जिनके पास अभी अनुभव नहीं है लेकिन ऊर्जा है, अपने क्लाइंट को बचाने का जज्बा है। हम उनके लिए एप्लीकेशन, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 313 CRPC तथा बाकी भी सभी ड्राफ्टिंग पूरी करके दिल्ली से उनके पास भेज देते हैं। भारत के हर स्थान से एडवोकेट हमसे जुड़े हैं और इस तकनीक का फायदा ले रहे हैं। आप भी समय न गंवाएं। आपको आपके केस में नुकसान हो सकता है, यथाशीघ्र हमसे संपर्क करें। विजयी हों, झूठ को हरा दें। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर बहुत मूल्यवान जानकारी सरल भाषा में पाएं। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है। यह हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हमसे व्हाट्सएप कॉल द्वारा संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स करें। इस चैनल की सब वीडियोस को देखें। झूठे आरोपों के खिलाफ हर वीडियो में कोई ना कोई सूत्र आपको अवश्य मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि महत्वपूर्ण वीडियोस मिस ना हो जाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।